यूपीएससी हिंदी वर्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी स्टूडेंट्स और अभ्यर्थियों की बहुत डिमांड आ रही थी कि सर सीसेट की कॉम्प्रिहेंशन सीरीज़ के बारे में आपने जो पहले बोला था, उसको जल्दी से जल्दी लाइए क्योंकि सीसेट या प्रीलिम्स बोलें आपका, बहुत पास में आ गया है और अभी सही समय है कि प्रैक्टिस करने का। जो स्टूडेंट्स मार्च के बाद प्रैक्टिस करेंगे, उनकी गलती होने की संभावना 50+ % बढ़ जाती है। तो सबसे बेस्ट जो स्ट्रेटजी है, जो सही रणनीति वो है कि आप जनवरी से लेकर, जैसे कि मैंने जब स्ट्रेटजी वीडियो डाली थी, उसमें बताया था कि आपको नवंबर से ही करनी है, लेकिन अभी भी आपके पास टाइम है, तो आप जनवरी से भी अगर प्रैक्टिस करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की, तो भी आप आराम से सीसेट को क्वालिफाई कर जाएँगे। तो देखिए, सबसे पहले हम सीसेट के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि हम अगर लास्ट जो 10 सालों के पेपर देखें, तो उनमें से भी अगर हम लास्ट के 5 ईयर देखें, 5 साल के पेपर, तो अगर आप एवरेज देखें तो कॉम्प्रिहेंशन लगभग 25 से लेके 30, यानी एवरेज मान कर चलें तो 27 एवरेज आता है इसका। इतने कॉम्प्रिहेंशन आ रहे हैं और ये कॉम्प्रिहेंशन इतने हैं, इनके मार्क्स कि आपको सीसेट ये अकेले क्वालिफाई करवा सकते हैं। अगर क्वालिफाई करना है किसी ऐसे स्टूडेंट को जिसका मैथ्स वीक है और रीजनिंग वीक है, तो वो इसी के बलबूते पर पेपर देने जाता है और पास होके निकल जाता है। अब इसको कैसे क्वालिफाई करना है वो देखते हैं। जैसे कि हमने अपनी स्ट्रेटजी वीडियो में जो पहले डाली थी, अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो जीएस से रिलेटेड और सीसेट से रिलेटेड जो भी हमने क्लासेस डाली थी, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप जाकर उनको इस क्लास के बाद देख सकते हैं। तो सीसेट में हमने क्या बताया था कि आपको जिनका मैथ्स वीक है वो क्या करें, एक तो रीजनिंग की कर लें, रीजनिंग की क्लासेस कर लें थोड़ी बहुत। मैंने बताया था आपको सोच समेत, आप उस क्लास को ले लें, आपको सब समझ में आ जाएगा। थोड़ी बहुत मैथ्स की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की क्या करेंगे हम, इसकी लिंक डाल देंगे हम अपने टेलीग्राम चैनल की, और आपको पीडीएफ मिल जाएगा कि आपको कौन से टॉपिक्स मैथ्स के पढ़ने हैं, कौन से रीजनिंग के पढ़ने हैं। तो आपको कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी कैसे करनी है, अब उसकी शुरुआत करते हैं सीधा सीधा। देखिए, आपने बहुत सारे टीचर्स की क्लास ली होगी या नहीं ली है, बात अलग है। अगर ली होगी तो आपने एक चीज़ देखा होगा, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाते समय सभी टीचर्स ये बोलते हैं कि आप इसका टेल वर्ड देखिए, इसका मतलब ये होता है, अगर कॉम्प्रिहेंशन ऐसे आया तो उसका आंसर ऐसे देना है। सब ये सब करने से भटकाव ज़्यादा होता है, ना कि आपका आंसर आता है। और आपने भी बहुत सारी क्लासेस दी होंगी, ली होंगी, तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि हाँ, सीसेट में इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी कॉम्प्रिहेंशन भी सही नहीं हो रहे हैं, या हो भी रहे हैं तो लगभग अगर 27 क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, तो 15 से लेके 20 तक के ही बीच में रुक जा रहे हैं। और ये क्या होता है, अगर 27 पूरे सॉल्व कर रहे हैं तो माइनस मार्किंग, आपको पता है नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें, तो नेगेटिव मार्किंग आपकी ये क्वेश्चन जो सही है इसको भी नेगेटिव में ले जाता है। तो सबसे पहले यूट्यूब पर हिंदी मीडियम में सबसे जो ईजी वे में है, वो हम आपको बताने वाले हैं यूपीएससी के लिए, कि आपको कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी कैसे करनी है और कैसे आप आसानी से कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसकी गारंटी हम देते हैं। इन क्लासेस को ले लीजिए आप, कॉम्प्रिहेंशन सीरीज को, फिर आपके कॉम्प्रिहेंशन गलत की संभावना बहुत घट जाएगी, यानी आप 95% कॉम्प्रिहेंशन सही करके आएंगे। देखिए, 1-2 की गारंटी क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि 1-2 में क्या होता है, सी से जो यूपीएससी है आपका, उसका आंसर थोड़ा डिफरेंट आ जाता है, कि कुछ क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं कि उसमें 2 ऑप्शंस में हमेशा ये होता है, संदेह होता है, सीधा डाउट होता है, और वो 2 आंसर्स में से यूपीएससी कोई सा भी एक आंसर देता है, तो संभावना हो जाती है कि 1 या 2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। जैसा कि हर एक साल की प्रवृत्ति देखी गई है या ट्रेंड देखा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किन बातों का ध्यान रखें सीसेट के लिए। हम आपको ये नहीं बताएंगे, हम आपको रूल्स बता ही नहीं रहे हैं कि रूल्स कौन से रूल्स याद करना है, कौन से वर्ड याद रखना है, क्या पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है। मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि डायरेक्ट सॉल्व कैसे करना है, किस तकनीक का यूज़ किया जाता है, और आपको आपका जो दृष्टिकोण है, आपकी जो तैयारी है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो कैसी होनी चाहिए, कितनी तेज, कितना पढ़ना है उसको, वो सब देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हम किन बातों का ध्यान रखें। तो देखिए, सबसे पहला पहला जो फर्स्ट पॉइंट है वो है, ध्यान से पढ़ें। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या होती है कि वो जब कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं, तो कॉम्प्रिहेंशन लगभग इतना बड़ा हो जाता है कि जब उन्होंने स्टार्टिंग से पढ़ा है,
तो एंड तक आकर वो लिंक ही नहीं कर पा रहे हैं कि कॉम्पिटिशन किसके बारे में। तो सबसे पहले ध्यान से पढ़ना शुरू करें। अब ये कैसे करना है? ये करना है आपको प्रैक्टिस से। जब आप 100 प्लस कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर लेंगे, ये प्रॉब्लम बिल्कुल रूप से खत्म हो जाएगी 100%। ये कैसे होगा? आपके पास अभी भी टाइम है, जनवरी या फरवरी, मार्च, अप्रैल और आधा मई। अगर आप डेली के 3 से 4 कॉम्प्रिहेंशन भी सॉल्व करेंगे तो ये 100 का जो टारगेट है आपका, आराम से कितने दिन में हो जाएगा? अगर आप डेली के 4 सॉल्व कर रहे हैं तो कितने दिन में हो जाएगा? 20 क्वेश्चन आएंगे आपके 5 दिन में, और आराम से आपके कितने, लगभग 20 दिन के लगभग, 20 दिन के लगभग ये आपके सॉल्व हो जाएंगे। 20 दिन या 25 दिन ये आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए ध्यान से कैसे पढ़ना, ये देख लिया हमने। और तेज पढ़ें। अभी तेज पढ़नी कैसे है? वही कि जब आप पढ़ते हैं तो उसको तेज पढ़ने की कोशिश करें, और आगे भी देखेंगे कि हम उसको प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो देखिए इसमें क्या करना है, आपको तेज कैसे पढ़ना है। तेज पढ़ते समय आपको अंडरलाइन करना है, इसको हम आगे देखेंगे। अब तेज पढ़ने में वही बात हुई कि आप 100 प्लस प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी जो पॉसिबिलिटी है पढ़ने की, और जो आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है तेज पढ़ने की, वो बढ़ जाएगी। अब सेकंड है अंडरलाइन करके पढ़ें। ये अंडरलाइन करना आपको ध्यान से पढ़ें और तेज पढ़ने में हेल्प करेगा। कैसे? जब आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपका जो लिंक टूट जाता है, इंटरलिंक नहीं हो पाता है कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ आपस में, तो अंडरलाइन करते रहें मेन कीवर्ड को। यानी मान लीजिए कोई भी पैराग्राफ पर्यावरणीय चिंता या जलवायु परिवर्तन के बारे में दिया है, तो वो कुछ फैक्ट्स देगा कि कार्बन उत्सर्जन, तो उसको क्या कर दिया आपने, अंडरलाइन कर दिया। फिर वो फैक्ट देगा क्या, CO2, CO2 दे दिया उसने। फिर वो कारक क्या दे देगा कि बर्फ पिघल रही है, किसकी, आर्कटिक रीजन की, आर्कटिक क्षेत्र की बर्फ पिघल रही, तो उसको हमने अंडरलाइन कर दिया। तो हमेशा जब भी आप सॉल्व करते हैं, टेस्ट देते हैं या वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं, तो हमेशा अंडरलाइन करते रहें। तीसरा है बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग किसके बारे में ये होनी चाहिए आपकी, जब आप GS पढ़ते हैं तो आपने इन्वायरमेंट पढ़ा है, इको पढ़ा है, इकोनॉमी पढ़ा है, पॉलिटी पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ा है, तो इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी तो है ही। अगर आपसे कोई बोलता है कि हिमालय कुछ हजार वर्षों की श्रृंखला में बना हुआ है, मतलब 1000 वर्षों में हिमालय इतना बड़ा हो गया है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, मतलब जो भारतीय उपमहाद्वीप प्लेट थी वो 1000 वर्ष पहले टकराई है। तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि ऐसा हुआ ही नहीं था, इसको होने में अरबों साल लग गए हैं, अरबों साल लग गए हैं इसको होने में। तो देखिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, आपको पॉलिटी के बारे में नॉलेज है कि राज्य व्यवस्था कैसे चलती है, आपको ज्योग्राफी के बारे में नॉलेज है कि पर्वत, जलवायु परिवर्तन, इनमें क्या क्या समस्याएं हैं, इनको कैसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। चौथा है एलिमिनेशन तकनीक। एलिमिनेशन तकनीक क्या होती है कि आपको हमेशा देखना है कि ये चौथा पॉइंट और पांचवा पॉइंट साथ में पड़े, ऑप्शंस की व्यावहारिकता की जांच। अगर ऑप्शंस आपको एकदम बोल रहा है, मान लीजिए अगर वो गरीबी पर कोई पैराग्राफ उसने दिया, उसने ऑप्शंस में दे दिया क्या, कि सरकार को सभी गरीबों को पैसा दे देना चाहिए, मतलब कैसे, कि उनको 1-1 लाख रुपए दे दो, तो ये व्यावहारिकता नहीं है। व्यावहारिकता क्यों नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक तो पैसा नहीं है इतना, और अगर वो पैसा दे भी देगी तो क्या होगी, मुद्रास्फीति सीधा सीधा बढ़ जाएगी, और मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी तो यहाँ पे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, तो यहाँ पे आपकी यूज़ होती है। तो अब क्या करोगे आप पहले, और छठवीं चीज़ क्या याद रखना है आपको, क्वेश्चन सॉल्व करते समय सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर पैराग्राफ को पढ़ना है। तो सबसे पहले इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ें कि पहले क्वेश्चन को पढ़ें फिर पैरा को। इसमें अलग-अलग टीचर्स की अलग-अलग राय होती है, लेकिन अगर जो सही राय आपको बताऊँ वो है पहले क्वेश्चन को पढ़िए फिर पैरा को। अब सीधा हम क्या करेंगे, इसका जो क्रियान्वयन है, कार्यान्वयन करेंगे, वो क्या करेंगे हम क्वेश्चंस के ऊपर। ये 2023 के क्वेश्चंस हैं, आप खुद जाके PYQ में क्लास के बाद इनको देख सकते हैं। अब हम सीधा आपको सॉल्व करके बताएंगे। हो सकता है आपको समझाते वक्त इसको 5 से 7 मिनट लग जाएं, लेकिन मुझे अभी 1.5 से 2 मिनट लगते हैं सिर्फ इसको सॉल्व करने में, और आप जब 50 प्लस या 100 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तब आपको भी 1.5 या 2 मिनट लगेगा, यानी आपके 1 घंटे में पूरे कॉम्पिटिशन सॉल्व। बाकी का जो 1 घंटा बचा उसमें आप रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैथ्स के। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमको इसको तैयार कैसे करना है। सबसे पहले हमने क्या सीखा था कि क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक विभिन्न हितधारियों को जल का उचित
साम एक बंटवारा सुनिश्चित करने के लिए सर्वाधिक युक्तियुक्त, व्यवहारिक और तात्कालिक कार्यवाही को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। ये इसको अंडरलाइन करेंगे, तत्कालिक मतलब हाल की हाल करना है आपको, हाल की हाल, तत्काल करना है। अब कोई ऑप्शन पढ़ेंगे आप, जल के बंटवारे का एक राष्ट्रीय व्यवहारिक, विधिक और नीतिपरक ढांचा बनाया जाना चाहिए, हो सकता है। हाँ, अ- सही पॉइंट दिया है। देश के सभी नदी तंत्र जोड़े जाने चाहिए और विशाल जल भरावों का निर्माण किया जाना चाहिए। इसने क्या बोला था, तत्काल कि हाल के हाल आपको ये फैसला लेना है, तो ये सही हो सकता है। लेकिन इसने क्या किया है, देश के सभी तंत्र जोड़े जाने चाहिए, ये व्यवहारिक नहीं है पहली बात तो, क्योंकि आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो कहती है कि भारत में कई जगह भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग हैं, कहीं पठार हैं, कहीं पर्वत हैं, कहीं पठार ऐसे हैं कि उनमें पत्थर इतना ज़्यादा है कि उनके बीच में से नहर निकालना संभव नहीं है। जैसे कि आप महाराष्ट्र के कई क्षेत्र देख सकते हैं, वहाँ पर नहर बनाना अत्यंत मुश्किल है, यानी बहुत सी जगह तो संभव ही नहीं है। तो ये देश के सभी तंत्र व्यवहारिक भी नहीं है, और सेकंड है कि इसको करने में आपको कई साल लग जाएंगे, यानी 15 से 20 साल। और वो क्या बोल रहा है, तात्कालिक कार्रवाई। तो ये ऑप्शन वैसे गलत हो गया बिना पैरा पढ़ के। जल के आधिक्य वाले क्षेत्रों और जल की कमी, आधिक्य मतलब जहाँ पर जल ज़्यादा है, जल की कमी वाले क्षेत्रों के बीच नहरें बनाई जानी चाहिए, ये हो सकता है। जल संकट को दूर करने के लिए कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रों की जल की मांग कम की जानी चाहिए। अब देखिए, ये भी व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर में जितना जल लगेगा वो तो लगता ही है, इसमें कमी तो कर ही नहीं सकते हम। अगर इनमें कमी करेंगे तो एग्रीकल्चर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और हमेशा ऑप्शंस ऐसा देखना है जो कि आपका नेगेटिव इफेक्ट ना हो, नेगेटिव इफेक्ट ना हो। तो अगर इससे हम जल की कमी कर देंगे तो ये क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा किस पे, उद्योग पर, इंडस्ट्री पर और एग्रीकल्चर पे। तो ये गलत हो जाएगा। हमारे पास बचे हैं दो ऑप्शंस। सीधा सीधा हमने क्या किया है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग का यूज़ किया और एलिमिनेशन टेक्निक से इसको क्रॉस कर दिया। हम दो ऑप्शंस को देखेंगे, अब हम इसको पढ़ते हैं। हम अक्सर भारत में विभिन्न राज्यों के बीच नदी को लेकर विवाद होने के बारे में सुनते रहते हैं। 20 प्रमुख नदी तंत्रों में से 14 में पहले से ही जल की तंगी है। अगर संभव हो सके ना, तो इस पॉइंट को आप अपने जीएस में भी लिख सकते हैं। अभी नोट्स में जाइए और जब भी आप पढ़ते हैं नदी वाला सेक्शन, तो उसमें इसको लिख लीजिए, ये आपके मेंस में काम आ जाएगा। 75% जनसंख्या जल की तंगी वाले क्षेत्रों में रहती है, जिनमें से एक तिहाई लोग उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ जल का अभाव है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या की मांगें और कृषि द्वारा इनको पूरा करने की आवश्यकता तथा तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण एवं औद्योगिकरण जल की तंगी की ओर बढ़ाएंगे। भारत के संविधान के अनुसार राज्यों के बीच नदियों के विनियमन को छोड़कर जल राज्य का विषय है। ध्यान रखिए, जीएस में काम आएगा आपके, केंद्र का नहीं। इसके विभिन्न हितधारियों की आपस में होड़ होड़ लेती, यहाँ पर हिंदी में जो क्वेश्चन यूपीएससी ने दिया वो यहाँ पर थोड़ी शब्दावली गलत हो गई, होड़ होती है। मांगों के बीच संतुलन सुनिश्चित करने की कुंजी इस बात में है कि द्रोणी बेसिन पर आधारित रीति से संगठक क्षेत्रों और राज्यों के बीच जल का बंटवारा किए जाए, यानी द्रोणी की आधार पर। आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा नदी बेसिन क्या होता है। तो इसके आधार पर क्या करेंगे आप, रीजन बांट देंगे, मतलब क्षेत्र बांट देंगे कि ये वाला क्षेत्र तुम्हारा, ये वाला तुम्हारा, ये वाला तुम्हारा, ये वाला तुम्हारा। उन्हें जल का उचित भाग देने के लिए इन सब वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर आकलन किया जाना आवश्यक है कि नदी द्रोणी की क्या विशिष्टताएं हैं, उस पर कितनी बड़ी जनसंख्या निर्भर है। अब यहाँ पर अंडरलाइन करना, जनसंख्या कितनी निर्भर है, जल का वर्तमान उपयोग क्या है और मांग कितनी है, कितना दक्षतापूर्ण उपयोग किया जा रहा है, भविष्य में कितने उपयोग की आवश्यकता होगी आदि के साथ साथ नदी और जल भर की पर्यावरणीय जरूरतों को भी सुनिश्चित करना आवश्यक है। अब ये अंडरलाइन भी कर दिया हमने और पैरा को समझ ली। अब ऑप्शंस देखेंगे दोनों, इसको देखते हैं पहले। जल के आधिक्य वाले क्षेत्रों और जल की कमी वाले क्षेत्रों के बीच नहरें बनाई जानी चाहिए। इसमें नहरों के बारे में डायरेक्ट कुछ दिया ही नहीं है, बल्कि इसमें दिया है कि आपको दक्षतापूर्ण यूज कैसे करना है। आपको एक ऐसा मापदंड बनाना है या ऐसा नीति बनाना है आपको, जिससे ये चीज़ें है जो समस्या है वो समाप्त हो सके। तो सिर्फ नहरें बनाने से ये प्रॉब्लम दूर नहीं होगी। आप एक चीज़ समझ रहे होंगे, क्योंकि देखिए ये सिर्फ नहरों के बारे में बोल रहा है कि नहरें बना तो इस ये वाली जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी।
यहाँ पर नहरों की समस्या है ही नहीं, क्योंकि इसने यहाँ पर बोला कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों के बीच नदियों के विनिमय को छोड़कर जल राज्य का विषय है। और राज्य का विषय इससे होता क्या है, नहरें बनाने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कोई राज्य तैयार है, कोई राज्य तैयार नहीं है। तो इसमें क्या फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, तो ये हमको गलत लगता है सीधा सीधा, क्योंकि ये नहरें बनाने की बात करता है और बल्कि अन्य जो समाधान है उसकी बात नहीं करता। फर्स्ट है, जल की बंटवारे का एक राष्ट्रीय, व्यावहारिक और विधिक और नीतिपरक ढांचा बनाया जाना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि क्या होता है, राज्य का विषय होने से राज्यों में तकरार बनी होती है, संघर्ष होते रहते हैं, हिंद संघर्ष। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, एक संगठन या संरचना बनानी चाहिए जो कि इसका फैसला ले कि जो जल की कमी है और जो जल का आधिक्य क्षेत्र है, उनमें से आपस में कैसे लिंक करें आपस में, कि दोनों संतुष्ट हों, दोनों राज्य, और जो समस्या उत्पन्न हो रही है जल को लेकर वो समस्या समाप्त हो सके। तो सबसे जो क्लेरिफाई निकल के आया आपका पॉइंट, सबसे अच्छा पॉइंट निकल के आया है जो, वो है आपका फर्स्ट पॉइंट। मैंने आपको बता भी दिया कि ये पॉइंट गलत क्यों है। देश के सभी नदी तंत्र जोड़े जाने चाहिए, क्योंकि ये व्यावहारिक नहीं है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के में जो वाटर की डिमांड है उसको कम करना, ये भी व्यावहारिक नहीं है। ये सिर्फ नहर की बात कर रहा है, बल्कि अन्य समस्याओं की बात कर ही नहीं रहा, मतलब अन्य जो समाधान है उसकी बात नहीं कर रहा। तो ये भी गलत हो जाएगा और ये सही हो गया आपका। तो आपका आंसर हो जाएगा सही क्या, ए। अब आप क्या करेंगे, इसी पैरा को दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्या, खुद से। 2023 का ये क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, हमने लाइन टू लाइन लिए हैं। ऐसा नहीं है कि जो पैराग्राफ या जो कॉम्प्रिहेंशन सिंपल थे सिर्फ उन्हीं को उठाया, हमने सिर्फ लाइन से लिए। हम बाद में बात करेंगे कि हम इसकी सीरीज को आगे कैसे ले जाएंगे और नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, आप पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, इस परिच्छेद के निहितार्थ को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। सर्वोत्तम, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखें, जैसे हमने बताया था कि आप रूल्स को, मैं आपको रूल्स नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको क्या करूंगा, मैं सॉल्व करवाते समय बोलता जाऊंगा आपको, वो आप साथ में लिखते जाएं और उनको एक पेज में नोट कर लें, जो आपके सी सेट के नोट्स का भाग होगा। इसमें क्या, सर्वोत्तम रूप से हो सकता है किसी भी क्वेश्चन में दो आंसर ऐसे हो कि दोनों सही हो, लेकिन सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होता है वो सही होता है। तो इस चीज का ध्यान रखें हमेशा कि आपको सर्वोत्तम देखना है, कि पॉइंट्स तो सभी सही हैं, तो कॉम्प्रिहेंशन में सभी ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है उसी को हमको टिक करना होता है। अब ऑप्शन पढ़ेंगे, शिक्षा प्रणाली को ग्रामीण क्षेत्रों में अवश्य, देखिए ये एक्सट्रीम वर्ड आ गया। जैसे कि हमने क्या किया था, हमने अपने जीएस में जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हम इकोनॉमी और एनवायरनमेंट के, तब हमने बताया था कि एक्सट्रीम वर्ड क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप क्लासेस लीजिए अच्छे से जीएस की, फिर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि एलिमिनेशन टेक्निक कैसे काम करती है और एक्सट्रीम वर्ड क्या होते हैं। अब अवश्य सुदृढ़ किए जाना चाहिए, अब अवश्य आगे अनिवार्य है। वो ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों से मतलब क्या, पूरे देश के जो भी ग्रामीण क्षेत्र है, अभी हाल की हाल ये काम करना और मान लीजिए लंबे समय तक भी कार्य करना, सभी ग्रामीण क्षेत्रों में संभव ऐसे नहीं है कि अवश्य हो। तो ये एक्सट्रीम हो गया, तो ये गलत हो जाएगा, बड़ी एक्सट्रीम हो गया ये। कौशल विकास कार्यक्रम का बड़े पैमाने पर और प्रभावी कार्यान्वयन आज के वक्त की जरूरत है, ये हो सकता है। आर्थिक विकास के लिए केवल, ये केवल वर्ड आ गया, केवल वर्ड एक्सट्रीम आता है हमेशा, लेकिन अभी मैं साइड रख रहा हूँ इसको, एक्सट्रीम। कामगारों के स्वास्थ्य और सुपोषण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, कौशल युक्त कामगारों के स्वास्थ्य और सुपोषण पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। अब ये पॉइंट गलत ही कैसे हो गया, आर्थिक विकास के लिए आपने आर्थिक विकास पढ़ा है, आर्थिक समृद्धि पढ़ी है इकोनॉमी में, केवल कौशल युक्त कामगार, मान लीजिए जिनके पास कौशल नहीं है, जो अनियत मजदूर है, अनियत यानी जो रजिस्टर्ड नहीं है सरकार के डाटा में, तो अनियत मजदूर हो जाते हैं, उनको अनियत मजदूर कहते हैं। अगर अनियत मजदूर हैं और जो कौशल युक्त नहीं है, तो क्या उनको स्वास्थ्य और सुपोषण पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए। गवर्नमेंट सभी को बराबर लेके चलती है, चाहे वो कौशल युक्त हो चाहे वो कौशल उसमें ना हो। तो ये क्वेश्चन वैसे ही गलत हो गया कि केवल सरकार इस पे ध्यान नहीं देती कि कौशल युक्त है, उसमें स्किल होगी भी तो भी सरकार उसके स्वास्थ्य का ध्यान देगी, अगर वो कौशल युक्त नहीं भी होगा तो उसके कौशल पर भी ध्यान देगी और उसके स्वास्थ्य पर भी ध्यान देगी। तो ये क्वेश्चन हमारा, ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। जिस तीव्र आर्थिक समृद्धि की हमें अपेक्षा है उसके लिए लोगों के स्वास्थ्य और सुपोषण पर ध्यान दिया जाना चाहिए, इसकी संभावना है कि हाँ ये हो सकता है। अब हम पैरा पढ़ते हैं,
श्रम योग्य आयु की लगभग आधी से अधिक भारतीय महिलाएं और लगभग 1/4 भारतीय पुरुष अनीमिया से ग्रस्त हैं। अब इस पॉइंट को क्या करेंगे आप अपने सोशल जस्टिस का जो सेक्शन है आपका, सोशल जस्टिस और इंडियन सोसाइटी, इसमें लिख लीजिए आप, आपका जब मेंस में काम आएगा। अध्ययनों के अनुसार इसके परिणाम स्वरूप वे जितना उत्पादनशील हो सकते थे उससे 5% से 15% तक कम उत्पादनशील है। अब क्या करेंगे आप इस पॉइंट को लिख लीजिए आप, मेंस में काम आ जाता। भारत में दुनिया के सबसे अधिक यक्ष्मा ट्यूबरक्लोसिस से ग्रस्त लोगों का बोझ भी है, जिससे देश में वार्षिक रूप से 17 करोड़ श्रम दिवसों की हानि होती है। किंतु आज जितनी महत्वपूर्ण उत्पादकता की हानि है, भविष्य में होने वाली क्षमता की हानि उतनी ही महत्वपूर्ण है। यानी आज तो प्रॉब्लम्स आ ही रही हैं, भविष्य में भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं जो कि महत्वपूर्ण है। यह दिनों दिन अधिक स्पष्ट होता जा रहा है कि कुपोषित, अब मैं यहाँ तक ये समझ गया कि ये पूरी चीज़ है वो है स्वास्थ्य से संबंधित, कि भाई मजदूरों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, इससे क्या हो रहा है, श्रम नहीं हो पा रहा है, इससे कमी आ रही है श्रम में, जो कि सीधे सीधे भारत की जीडीपी को प्रभावित करता है। अब ये हो गया इनडायरेक्टली ये वाला सिस्टम, और ये हो गया डायरेक्टली जो पैराग्राफ में दिया हुआ है। ये होती है आपकी अंडरस्टैंडिंग किसी भी पैराग्राफ को पढ़ने की। भारतीय बच्चे संज्ञानात्मक योग्यता के अनेक मापनों पर अपने साथ के भली भांति सुपोषित बच्चों की तुलना में 2 या 3 गुना कम निष्पादन करते हैं। एक ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए, देखिए वो डायरेक्ट आ गया जो मैंने आपको बताया अभी जीडीपी वाला, जो अत्यधिक कुशल कामगारों पर अपेक्षाकृत अधिक निर्भर होगी, इससे एक महत्वपूर्ण चुनौती सामने आती है। और भारत के जनांकीय दृष्टिकोण से यह ऐसी चुनौती है जिससे वास्तव में निपटना चाहिए। अब मेरे पास जो 2 ऑप्शंस बचे थे, सबसे पहले देखिए मैंने इसको रॉन्ग तो कर ही दिया था, एक बार और पढ़ लेते हैं। शिक्षा प्रणाली को ग्रामीण क्षेत्रों में अवश्य सुदृढ़ किया जाना चाहिए। देखिए पैराग्राफ शिक्षा प्रणाली के बारे में है ही नहीं, ये है स्वास्थ्य प्रणाली के बारे में, तो ये ऑप्शन आपका कैसे गलत हो गया, सीधा सीधा ये गलत हो गया। कौशल विकास कार्यक्रम का बड़े पैमाने पर प्रभावी कार्यान्वयन आज के वक्त की जरूरत है। ये स्वास्थ्य की बात कर रहा है, वो बोल रहा है कि ट्यूबरक्लोसिस हो रहा है, उत्पादन कम हो रहा है, टीबी हो रही है, अनीमिया हो रहा है, उससे कम हो रहा है। तो कौशल विकास तो सेकेंडरी चीज है आपकी, सेकंड। वो फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा है, किसको दे रहा है पैराग्राफ, कि पहले तो हम बीमार लोगों को सही करें, तब कौशल विकास की बात बाद में बात करेंगे। तो ये गलत हो गया हमारा। आर्थिक विकास के लिए केवल कौशल युक्त कामगारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसमें लिखा है केवल, और ये पैराग्राफ बात कर रहा है सबकी, कि वो बच्चों की भी बात कर रहा है। अब कौशल को हम देखेंगे तो वो क्या होगा, हो सकता है युवाओं में कौशल विकास से रिलेटेड बात हो सकती है, लेकिन बच्चों में मतलब 2 वर्ष से लेके 15 वर्ष या 20 साल तक के बच्चों में हम कौशल की बात तो कर ही नहीं सकते। तो वो कामगार तो है ही नहीं, लेकिन इसने बच्चों की भी बात की है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब चौथा लिखा, जिस तीव्र आर्थिक समृद्धि की हमें अपेक्षा है उसके लिए लोगों के स्वास्थ्य और सुपोषण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है इस पैराग्राफ के लिए, क्योंकि वो बोल रहा है कि हमें बीमारियां दूर करनी है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, जो आर्थिक समृद्धि की इसने बात की, कहाँ पर की अभी, अर्थव्यवस्था, यहाँ 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 पर कम उत्पादनशील लिखा, जिसका इनडायरेक्टली मतलब क्या होता है कि हमें आर्थिक समृद्धि चाहिए, उसके लिए हमको क्या करना, स्वास्थ्य पर ध्यान रखना, सुपोषण पर। अब ये फर्स्ट प्रायोरिटी है क्या इसकी, पैराग्राफ की। अब सेकंड प्रायोरिटी क्या है आपकी, कौशल विकास, जो कि इसमें इनडायरेक्टली दिया हुआ है, डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। डायरेक्ट क्या दिया था इसमें, स्वास्थ्य और सुपोषण। अब देखते हैं हम तीसरा पैराग्राफ, अब तीसरी की बात करते हैं हम। देखिए अब तीसरे पैराग्राफ की बात करते हैं। इसका आंसर क्या आ गया था आपका, इसका इसका आंसर आ गया आपका डी। अब इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद के लेखक द्वारा व्यक्त सर्वाधिक युक्ति युक्त और तर्क संगत संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। अब आप इनको सॉल्व करते समय एक चीज को ध्यान और देंगे कि कई सारे टीचर्स, मेंटर और बच्चे ये बोलते हैं कि इंग्लिश और हिंदी में जो डिफरेंस आता है उसकी वजह से हमारे कॉम्पिटिशन गलत हो जाते हैं। यहाँ पर हमने ये तीसरा सॉल्व कर रहे हैं, हमको कहाँ समस्या आई, और इसके बाद हम बहुत सारे कॉम्पिटिशन सॉल्व करने वाले हैं, वहाँ पर भी आपको ये प्रॉब्लम हम नहीं आने देंगे। हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए, लेकिन उस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है उस पर हम ध्यान देंगे। तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट ऑप्शन, जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन और दुष्प्रभावों को कम करने की कार्रवाई आधारभूत रूप से सरकार के दायित्व हैं।
अब ये ऑप्शन वैसे गलत हो गया, क्योंकि जलवायु परिवर्तन को कम करना सिर्फ सरकार का काम नहीं है। इसमें क्या लिखा है? कार्रवाई आधारभूत रूप से सरकार के दायित्व हैं। हमारा भी तो काम है, जनता का एक कर्तव्य होता है, कर्तव्य। तो इसमें लिखा है सिर्फ सरकार के बारे में लिखा है, तो ये ऑप्शन वैसे गलत हो गया हमारा। सेकंड है, जलवायु परिवर्तन के कारण देश में भू उपयोग प्रतिरूपों के संबंध में सरकारी नीतियों में परिवर्तन होता है। अब ये हो सकता है, संभावना है। किसानों के जोखिम प्रत्यक्षण होने अनुकूलन के निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु महत्वपूर्ण है। ये हो सकता है, अभी इसके बारे में पढ़ा नहीं है, जो कि पैराग्राफ में दिया हुआ है। चौथा है, चूंकि दुष्प्रभावों को कम करना संभव नहीं है, सरकारों को चाहिए कि जलवायु परिवर्तन के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया हेतु नीतियां सामने लाए। अब हम पढ़ेंगे ऑप्शन को। भारत में अधिकांश किसान सीमांत और छोटे कृषक हैं। हमने पहले से पढ़ा हुआ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी है। हमने इसको कहाँ पढ़ा था? इकोनॉमी में पढ़ा था। कम शिक्षित है, ये भी पता है। संभवतः ऋण और दूसरी बाध्यताओं के कारण उनमें जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन, अनुकूलन यहाँ लिखा था, देखिए कहाँ पे लिखा था, यहाँ। तो इससे थोड़ा थोड़ा सा मैच हो रहा है। इसलिए यह अपेक्षा नहीं की जा सकती, अनुकूलन करने की कम क्षमताएं है, इसलिए यह अपेक्षा नहीं की जा सकती जलवायु परिवर्तन के प्रति स्वतः अनुकूलन होगा। यदि यह संभव भी होता है तो जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसानों की भरपाई करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। इससे निपटने हेतु दुष्प्रभावों को कम करने की तीव्र प्रतिक्रिया करने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन करते जाना सबसे महत्वपूर्ण। देखिए, जैसे मैं पढ़ते जा रहा हूँ, आपको भी ये पढ़ना है साथ में। और अगर आप सुन रहे हैं ध्यान से तो सुनते जाइए, आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। दूसरा समाधान ये है, पहला समाधान तो उसने बता दिया ये। दूसरा समाधान यह है कि एक सुनियोजित नीति निर्देशित अनुकूलन किया जाए, जिसके लिए यह जरूरी हुआ कि सरकार की तरफ से नीतिपरक अनुशंसाएं लाई जाएं। अनुकूलन के लिए प्रत्यक्षण परसेप्शन एक पूर्व शर्त है। किसान जलवायु परिवर्तन के अनुरूप कृषि प्रथाओं को अपना रहे हैं या नहीं, यह इस बात पर निर्भर है कि उन्हें इसका प्रत्यक्षण हो रहा है या नहीं। तथापि यह हमेशा अनुकूलन के लिए पर्याप्त नहीं होता। महत्वपूर्ण ये है कि कोई भी किसान जलवायु परिवर्तन के साथ जुड़े जोखिमों को किस तरह देखता है। अब ये परसेप्शन की बात कर रहा है कि किसान जलवायु परिवर्तन को किस प्रकार देखते हैं और सरकार इसके लिए क्या काम करती है, सीधा सीधा बात ये है। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो ही गया था। जलवायु परिवर्तन के कारण देश में भू उपयोग प्रतिरूप के संबंध में सरकारी नीतियों में परिवर्तन होता है, ये कहीं पर भी नहीं लिखा है पैराग्राफ में। किसानों के जोखिम प्रत्यक्षण उन्हें अनुकूलन के निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु महत्वपूर्ण है, ये डायरेक्ट लिखा था। कहाँ पर? अनुकूलन लिखा है और प्रत्यक्षण भी लिखा था इसमें। हाँ, एक पूर्व शर्त है, ये लिखा है। तो ये हो सकता है कि इसकी संभावना बहुत ज़्यादा लग रही है। चूंकि दुष्प्रभाव को कम करना संभव नहीं है, सरकारों को चाहिए, ये आपका वर्ड ही गलत हुई, क्योंकि ये नेगेटिव वाइब दे रहा है। नेगेटिव वाइब क्या होती है? दुष्प्रभाव को कम करना संभव नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल होती ही नहीं है। आपने देखा होगा कि देखिए, जब तक हमने खोज नहीं की थी मोबाइल की, तब आप किसी से बोलते कि मैं यहाँ पर बैठकर किसी दूसरे व्यक्ति से ऐसे ऐसे बात कर सकता हूँ और उसकी ऑडियो और वीडियो मुझे दिखेगी, वो व्यक्ति कैसी अवस्था में है और वो क्या बोल रहा है। तो उस टाइम पे जब पॉसिबल नहीं था, तब लोग बोल देंगे ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन समय बढ़ता गया, समय आया और मोबाइल फ़ोन की खोज हुई और आज आपके सामने है जो भी प्रौद्योगिकी है। तो इसने बोल दिया दुष्प्रभाव को कम करना संभव नहीं है। देखिए, संभव तो है। हम क्या करेंगे? हम जो समाधान है, क्या करते हैं हम? कार्बन उत्सर्जन को कम करें। हमारा टारगेट क्या है? 2050 तक या 60 तक कार्बन जो जीरो है, जीरो उत्सर्जन वो है। यूएनएफसीसी जो वो चला रही है, वो क्या कर रही हैं? जलवायु परिवर्तन के प्रति काम कर रही हैं। तो संभव तो है, तभी तो वो काम कर रही हैं। सरकारों को चाहिए कि जलवायु परिवर्तन के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया हेतु नीतियां सामने लाएं। देखिए, ये पॉइंट तो इसका सही है, लेकिन इसका ये पॉइंट गलत हो गया कि दुष्प्रभावों को कम करना संभव नहीं है। तो ये पॉइंट गलत हो गया। आपका सीधा आंसर आ गया ये, क्योंकि इसके बारे में पैरा में भी लिखा गया था। और ये सभी ऑप्शंस वैसे ही गलत हो गए, क्योंकि ये कोई एक्सट्रीम वर्ड ला रहा है, किसी में व्यावहारिकता नहीं है ऑप्शंस में। तो आपका सीधा सीधा ऑप्शन क्या आ गया? सी। इस क्लास में हम 6 पैराग्राफ सॉल्व करने वाले हैं। हमारे 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक
इस परिच्छेद से निकाली जा सकने वाली सर्वाधिक तार्किक लॉजिकल, ध्यान दीजिए हमेशा इसको पढ़ना है आपको साथ साथ में, पूर्व धारणा अजम्पशन को सर्वोत्तम रूप से उपलक्षित करता है। अब सर्वोत्तम है, जैसे ही मैंने आपको लास्ट पैराग्राफ में बताया था, हमें संभवतः रोकथाम की अपेक्षा उपचार पर अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है। पैराग्राफ के बारे में है, ये तो अभी लिंक नहीं हो रहा है हमसे खुद से। हमारी पर्यावरणीय और लोक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करना सरकार का काम है। थोड़ा बहुत काम हमारा भी तो होता है, हमारा भी तो कर्तव्य है कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया आपका। स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है भले ही पर्यावरणीय समस्याओं पर ध्यान ना दिया जाए। देखिए ये भी नेगेटिव वाइब दे रहा है, क्योंकि देखिए अगर इसमें पर्यावरण के बारे में फर्स्ट पॉइंट ही लिखा है पर्यावरणीय समस्याएं, तो पर्यावरण से संबंधित सीधा स्वास्थ्य होता ही है। अगर इन्वायरमेंट में कोई भी चीज़ गलत हो रही है, यहाँ पर आप जैसे दिल्ली का उदाहरण देख सकते हैं, आपको याद आ गया होगा, सीधे सीधे ठंड पड़ रही है, कोहरा, वहाँ पर कितना भयानक स्थिति हो चुकी है वायु गुणवत्ता की। तो आप देखेंगे जब पर्यावरणीय समस्या होती हैं तो स्वास्थ्य की समस्या भी तो होती हैं। तो जब आप स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं तो आपको दोनों की रक्षा करनी पड़ती है। स्वास्थ्य के लिए आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं और पर्यावरणीय समस्याओं पर ही ध्यान देना पड़ता है, जिससे कि आपको पूर्णतः फायदा हो। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। पारंपरिक जीवन शैली के लोक यानी खत्म और पाश्चात्य मूल्यों के प्रभाव से जीवन जीने के कतिपय अस्वास्थ्यकर तौर तरीके विकसित हो गए। मतलब ये कहना चाह रहा है कि पारंपरिक हम जो जीवन जीते थे आज से 100-200 साल पहले, वो सही था। लेकिन जो आप आज जो पश्चिमीकरण हुआ है, जो आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण हुआ है, उससे क्या हुआ है, उसके जो मूल्य हैं कि उल्टा सीधा खाना, कि पिज्ज़ा खा रहा है, बर्गर खा रहा है, उससे क्या है जीवन जीने की जो कतिपय अस्वास्थ्यकर, कि हम उल्टा सीधा खाना खाते हैं, ऑयली खाना ज़्यादा खा लेते हैं, उससे क्या हो गए तौर तरीके विकसित हो गए हैं। इसी के कारण क्या है स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो रही हैं। अब हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे। अब हमारे पास कौन से ऑप्शंस पड़े हैं, ए और डी। अब इसको देखना है। पर्यावरणीय समस्याओं से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जन्म लेती हैं। तो ये हमने जो बोला था आपसे, ये रॉन्ग हो गया पहले से ही। जीवन शैली में सार गर्भित बदलावों से पर्यावरणीय या स्वास्थ्य की समस्याएं कम हो सकती हैं, किंतु इस विचार को अपनाना लगभग असंभव लगता है। पर्यावरणीय समस्याओं के संदर्भ में व्यक्तिगत प्रयास नगण्य प्रभाव वाले प्रतीत होते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, समस्या इतनी बढ़ चुकी हैं। और एक चीज और देखेंगे कि आप मानव की जो उपभोक्तावादी संस्कृति है, क्या है, उपभोक्तावादी संस्कृति है, उपभोक्तावादी संस्कृति है, वो इतनी बढ़ गई है, मतलब इंसान इतना डूब गया है उसमें कि वो नेचर को अनदेखा कर रहा है। आप इसका प्रभाव कैसे देख सकते हैं कि अब किसी रीजन में ठंड कम पड़ रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इससे क्या हो रहा है, आर्कटिक की जो हिम थी वो पिघल रही है लगातार। इससे संबंधित हर एक महीने कोई ना कोई रिपोर्ट आ ही जाती है जलवायु परिवर्तन संबंधित। तो नगण्य प्रभाव वाले प्रतीत होते हैं। इसने नगण्य मतलब ना के बराबर, इसलिए जड़ता की ओर ले जाते हैं। दूसरी ओर स्वास्थ्य के विषय में व्यक्तिगत विकल्प चयन वस्तुतः जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क ला सकते हैं। अब स्वास्थ्य के विषय में हम देखें, अगर हम हमारे जो फैसले हैं, अगर वो फैसले सही होंगे या गलत होंगे, तो वो क्या करते हैं, हमारे जो विकल्प हैं वो जीवन और मृत्यु के बीच फर्क ला सकते हैं। अगर हमने ऐसी शैली अपनाई जो कि स्वास्थ्यवर्धक है, तो हमारी जो जीवन का जो जीवन शैली है उसमें सुधार होगा, हमारा स्वास्थ्य सही होगा और जीवन जो प्रत्याशा है वो बड़ी होगी। जबकि अगर हमने सही विकल्पों को नहीं चुना जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, तो हमारे जो जीवन प्रत्याशा वो कम होगी, हम मृत्यु के निकट जल्दी जाएंगे। तथापि कुछ एक को छोड़कर अपने विकल्पों को चुनने में वही सामूहिक अकर्मण्यता ही दिखाई देती है। अब ऑप्शंस देखेंगे। पारंपरिक जीवन शैली के लोक और पाश्चात्य मूल्यों के प्रभाव से जीवन जीने के कतिपय अस्वास्थ्यकर तौर तरीके विकसित हो गए। इसमें कहीं भी पाश्चात्य संस्कृति के बारे में नहीं लिखा है कि उन्होंने हमारे मूल्यों को खराब कर दिया है, कहीं नहीं लिखा है, कहीं भी देख लीजिए। ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है भले ही पर्यावरणीय समस्याओं का ध्यान ना दिया जाए, ये भी आपका एक्सट्रीम वर्ड है, ये व्यवहारिक ही नहीं है। क्योंकि देखिए हमको सब चीज़ों पर ध्यान देना, ये भी गलत हो गया। हमारी पर्यावरण और लोक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करना सरकार का काम है, हमारा भी काम है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है हमारी दूसरी ओर स्वास्थ्य के विषय में व्यक्तिगत, ये लिखा है व्यक्तिगत। तो आपका सेकंड ऑप्शन वैसे गलत हो गया कि व्यक्तिगत विकल्प चयन
वस्तुतः जीवन और मृत्यु के बीच फर्क ला सकते हैं। तो आपका सेकंड गलत हो गया, बचा आपका फर्स्ट राइट। ये क्या है, हमें संभवतः रोकथाम की अपेक्षा उपचार पर अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है। क्यों करना पड़ सकता है? रोकथाम में तो हमें कम खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारी जो जीवन शैली है, अगर हम उसको रोकथाम करेंगे, क्या हम जो गलत चीज़ें हैं, जो अस्वास्थ्यकर जो गतिविधियां हैं, उनको इग्नोर करेंगे और अच्छी जीवन शैली अपनाएंगे जो स्वास्थ्यवर्धक हैं, तो हमें खर्च करना कम करना, मतलब जो खर्चा है वो हमारा कम हो जाएगा। लेकिन अगर हमने ध्यान नहीं दिया और हम इसके उपचार पर जाएंगे, तो हमें अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है। तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है इसके लिए। आपको यहाँ तक इतने क्वेश्चन सॉल्व करके पता लग गया होगा कि सिंपल अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि हम करते जा रहे हैं। लास्ट 2 पैराग्राफ और बचे हैं, उसके बाद हम क्लास को एंड देंगे, उनको और सॉल्व करके देखते हैं। बस आप जुड़े रहिए लगातार। इसका आंसर बता दें आपको, इसका आंसर आ गया आपका ए। अभी लिखा है, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सा एक इस परिच्छेद के लेखक द्वारा व्यक्त निर्णायक संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? अब फर्स्ट ऑप्शन है, जो व्यवसाय उत्सर्जन करते हैं जरूरत है कि या तो वे बंद हो जाएं या भविष्य में प्रदूषण की कीमत चुकाएं। अब इसने जो पहला सेकंड पॉइंट बोला, ये तो ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसका गलत हो गया। क्योंकि जो उत्सर्जन करते हैं, उत्सर्जन क्या करते हैं, हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो उत्सर्जन तो कर ही रही हैं, और कई ऐसी जहरीली गैसों का कर रही हैं जो कि मानव के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इसमें सीधे सीधे लगा, जो उत्सर्जन मनुष्य वर्तमान समय में वायुमंडल में डालते हैं। हम सीधा सा इसका मतलब समझिए, पैराग्राफ किसकी हो रही है, ये वही है कि स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय समस्याएं और पर्यावरणीय प्रदूषण, इससे रिलेटेड ये पैराग्राफ है। तो ये फर्स्ट पॉइंट इसका गलत हो गया। तो ठीक है, इसको हम गलत मानते हैं, आगे और पढ़ लेंगे एक बार इसको। एकमात्र हल यही है। अब एकमात्र कोई भी चीज़ नहीं होती। हमने क्या बोला, किसी भी समस्या के निपटान के लिए हमेशा एक से अधिक ही हल होते हैं। अगर कहीं पे लिखा हो एकमात्र, तो भले ही वो जीएस के प्रीलिम्स के पेपर में हो या सीसैट में हो प्रीलिम्स में, तो वो ऑप्शन हमेशा गलत हो जाता है। तो इसके गलत होने की संभावना बढ़ गई और इसके गलत होने की संभावना बढ़ गई। जब तक प्रौद्योगिकी में सुधार ना आए, तब तक कार्बन उत्सर्जन से निपटने की प्रतीक्षा करते रहना बुद्धिमत्तापूर्ण रणनीति नहीं है। ये ऑप्शन ठीक लग रहा है कि हाँ, बात सही बोल रहा है। क्योंकि भविष्य का प्रौद्योगिकी परिवर्तन अनिश्चित है, नए उद्योगों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित किया जाना चाहिए। देखिए, 100% कोई भी चीज़ नहीं होती। हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर पूर्णतः वो नहीं हो सकते निर्भर। तो निर्भरता हमारी 100% किसी चीज़ पर नहीं होनी चाहिए। हमारे पास हमेशा ऑप्शंस होने चाहिए कि अगर प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ गई तो हम दूसरे ऑप्शंस को भी जा सकें। तो ये क्या लिखा है, नए उद्योगों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित किया जाना चाहिए। तो ये 100% की बात कर रहा है सीधा सीधा। तो ये भी व्यावहारिक नहीं है। अब जब आप आगे खुद से जब आप पैराग्राफ या कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करेंगे, तो आपको इसी अंडरस्टैंडिंग और इसी दृष्टिकोण से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब सीधा हम ऑप्शंस को पढ़ते पैराग्राफ को पढ़ेंगे। जो उत्सर्जन मनुष्य वर्तमान समय में वायुमंडल में डालते हैं, वे जलवायु को इस सदी के मध्य में और उसके आगे प्रभावित करेंगे। बिल्कुल करेंगे। इसी बीच प्रौद्योगिकी परिवर्तन के द्वारा भविष्य में जीवाश्म ईंधन से अलग विकल्प सस्ता हो सकता है। जीवाश्म ईंधन है, इससे अलग एक विकल्प होगा जो सस्ता हो सकता है या शायद ना हो। हम एक कल्पना कर रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी ऐसी ले आएंगे जो कि सस्ती होगी, हो भी सकती है और नहीं हो सकती, जिससे दुनिया के पास यही भयावह विकल्प रह जाएगा। या तो वह भारी लागत पर तेजी से उत्सर्जन को कम किया जाए, या ज्यों के त्यों तापमान के दुष्प्रभाव से पीड़ित होते रहे। जो व्यवसाय अनिश्चित परिणामों के खतरों से बचाव नहीं करते, वे विफल हो जाते हैं। विश्व जलवायु परिवर्तन के बारे में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसने लिखा है, विश्व के आगे कॉमा लगा दी कि विश्व जलवायु परिवर्तन के बारे में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बोल रहा है कि इंसान जो काम कर रहा है, अगर या तो टेक्नोलॉजी ले आए, अगर नहीं भी आई तो हो सकता है कि वह भारी लागत पर तेजी से उत्सर्जन को कम किया जाए। उसको इतनी लागत लगानी पड़े, जैसे कि ये बोल रहा था कि व्यवसाय उत्सर्जन करते हैं, जरूरत है कि या तो वे बंद हो जाएं
और ये बोला प्रदूषण की कीमत चुकाएं, ये बोल रहा था। अब आप ये देखें, इसका फर्स्ट ऑप्शन हमने गलत कैसे कर दिया था कि जरूरत है कि या तो वे बंद हो जाएं। इसमें क्या लिखा है, विफल हो जाते हैं, भारी लागत पर तेजी से उत्सर्जन को कम किया जाए। ये बंद करने की नहीं बोल रहा है, ये सिर्फ उत्सर्जन कम करने के लिए बोल रहा है। और इस ऑप्शन में क्या बोला है कि व्यवसाय, कि व्यवसाय सीधा बंद कर रहा है। यानी कि प्रॉब्लम थी किसमें, अंगूठे में, और ये क्या बोला कि सीधा पैर काट दो किसी व्यक्ति का, कि अंगूठे में उसकी चोट लग गई थी, उसकी पट्टी करना था। यानी मतलब अंगूठे में इतनी प्रॉब्लम हुई थी कि अंगूठा काटना था, तो ये क्या बोल रहा था कि पूरा पैर काट दो, उसने पूरा पैर काट दिया। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड है, एकमात्र हल यही है। भाई एकमात्र हल है ही नहीं, प्रौद्योगिकी विकास तो है ही। अब इसका एकमात्र हल हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी देखें तो वो ये है कि हम अभी से ऐसी अपनी आदतों में सुधार करें या ऐसी हैबिट्स डेवलप करें जिससे क्या हो, जो प्रॉब्लम आ रही हैं वो कम की जा सकें और समाधान निकाला जा सके। थर्ड है, जब तक प्रौद्योगिकी में सुधार ना आए तब तक कारण उत्सर्जन से निपटने की प्रतीक्षा करते रहना बुद्धिमत्ता पूर्ण रणनीति नहीं है। ये लिखा ना इसके पास, जिससे दुनिया के पास यही भयावह विकल्प रहेगा। मतलब हमको उसका सीधे से कहने का मतलब यह है कि अगर आपने अभी नहीं सोचा तो बाद में आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी सीधा सीधा। अलग पेन से आपको शो कर देते हैं, इसको पढ़िए ध्यान से, क्लास को पॉज कर दीजिए भले ही आप, फिर इसको ध्यान से पढ़िए। अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया इन चीज़ों को तो आपको ये झेलना पड़ सकता है। तो क्या बोल रहा है ऑप्शन आपका, प्रतीक्षा करते रहना बुद्धिमत्तापूर्ण रणनीति नहीं है। बिल्कुल नहीं है, सही बात है। क्योंकि भविष्य का प्रौद्योगिकी परिवर्तन अनिश्चित है, नए उद्योगों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधार किया जाना चाहिए। अब इस पैराग्राफ में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर कहीं पर भी बात नहीं की गई है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ये एकमात्र हल्की बोल रहा था जो कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग के आधार पर ही गलत हो गया। ये भी ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि ये क्या बोल रहा था कि व्यवसाय बंद कर दो। तो आपका सीधा सा आंसर क्या आ गया, सी। इसका आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं हम। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। देखिए जैसे हम तो आपको सॉल्व करवा ही रहे हैं, अब आपको यही पैराग्राफ, यही कॉम्प्रिहेंशन 2023 के पेपर के हैं, ये ध्यान दीजिए 2023 के सी सेट के पेपर के हैं। फर्स्ट पैरा कॉम्प्रिहेंशन से लेके लाइन टू लाइन आपको मिलेंगे। ये छः, जो छः हमने पैराग्राफ आपको बताए, ये आपको लाइन टू लाइन मिलेंगे। तो आप क्या करेंगे, इन सभी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये नहीं है सिर्फ आपने क्लास को ले लिया और ये हो गए। अगर आप इस तरह के स्टूडेंट हैं कि सिर्फ क्लास ले लेते हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको इग्नोर कर देते हैं, तो आप यूपीएससी की डिमांड के अनुरूप सही सिविल अभ्यर्थी हैं ही नहीं। वो ऐसे अभ्यर्थियों को चाहता ही नहीं है कि ऐसे स्टूडेंट आए और ऐसे सिविल सेवक आए उनके पास। वो चाहता है कि आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप सबसे पहले उनको डिकोड करें। आप पता लगाएं कि मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फिर उनका हल ढूंढने की कोशिश करें। तो उसका हल ढूंढने की कोशिश आपको नहीं करना, आपको क्या करना, क्या सीधा सा आप आज ही क्या करेंगे, इन पैराग्राफ को देखेंगे, इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर जो समस्या आ रही है उसको यूट्यूब इसी क्लास के कमेंट सेक्शन में डाल देना है, लाइन टू लाइन। आपकी 10 प्रॉब्लम्स होंगी, 50 प्रॉब्लम्स होंगी, उसको हम देखेंगे और अगली क्लास में उन सभी प्रॉब्लम्स है उनको दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, इस चीज़ को ध्यान से सुनिए और जैसा हम बोल रहे हैं वैसा करते जाइए। अगर आपने हमारे अनुसार ये सी सेट की कॉम्पिटिशन सीरीज का फ़ायदा उठा लिया तो सी सेट में पास होने की गारंटी हम आपको देते हैं। 100% आप सी सेट में फेल हो ही नहीं सकते। लेकिन हमारी भी जो मांग है वो है, सिर्फ आपसे डिमांड यही है कि हम जैसा बोल रहे हैं सिर्फ आप वैसा कीजिए। आपको हमारे साथ प्रैक्टिस भी करनी है, हम आपको कुछ क्वेश्चंस भी देंगे, आपको उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है। देखिए अब ये क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवा सकते हैं, लेकिन हम कर क्या रहे हैं आपको इसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक काम कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पैराग्राफ का और इस ऑप्शन का। अब इसका आंसर अब आप बताएंगे डायरेक्ट क्लास लेते समय ही। भले ही आप वीडियो को पॉज कर दीजिए या क्लास को पॉज कर दीजिए और आपको आंसर ढूंढ के देना है। हो सकता है आपको 2 मिनट में ना लिख ले, 5 मिनट ले लीजिए, भले ही क्लास को पॉज कर दीजिए और रोक कर आपको इसका आंसर देना है। तो जल्दी से आप आंसर लिखिए जिससे हमें पता लगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हुई सी सेट को लेकर।
तो चलिए हम अब क्लास की अंतिम पड़ाव पर जाते हैं। अब बताते हैं हम आपको। देखिए जैसे हमने इसमें 6 क्वेश्चन सॉल्व किए हमने, क्या 2023 के। हम करने क्या वाले हैं सीसेट कॉम्प्रिहेंशन को लेकर। हमारी रणनीति ये है कि जैसे अदर टीचर पढ़ाते हैं उस मेथड को हमने नहीं अपनाया है। हम डायरेक्ट कॉम्प्रिहेंशन आपके सामने सॉल्व करेंगे। किस टेक्निक से हम सॉल्व कर रहे हैं वो टेक्निक बताएंगे, और कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखना है वो हमने आपको पहले ही बता दी है, उसको लिख लेना है सीसेट के नोट्स में। और साथ साथ में हम कॉम्प्रिहेंशन के सॉल्व करते समय आपको जो चीज़ें बता रहे हैं, जो पॉइंट्स बता रहे हैं, उनको भी लिखते जाइए साथ में। फर्स्ट चीज़ हो गई ये। अब सेकंड चीज़ क्या हो गई? सेकंड चीज़ हो गई कि 2024 की क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हम। ये 2023 के क्वेश्चन थे। 2024, 23, 22 और 21, और संभव होगा अगर आप बोलेंगे तो 20 के भी। इन सभी के सभी कॉम्प्रिहेंशन हम और आप साथ में सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे हम? कि अगर 27 क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं तो 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताएंगे, 7 क्वेश्चन हम आपको देंगे कि आप सॉल्व करके बताइए। आपको बिना किसी बुक या आंसर देख के खुद से सॉल्व करना है। इसके बाद अब जब आप आंसर निकाल लेते हैं तो आप आंसर कमेंट सेक्शन में डालेंगे क्लास के। अगर आपका गलत भी होता है, अगर देखिए अगर आपका गलत हो जाता है तो एक चीज़ अच्छी मानिए इसमें, अगर आपका गलत यहाँ पर हो रहा है तो ये गलत आपका एग्ज़ाम में हम नहीं होने देंगे, क्योंकि हमको पता लग जाएगा कि आपको प्रॉब्लम्स कहाँ हो रही है, कि आपके ऑप्शंस या आंसर आपके गलत क्यों आ रहे हैं। तो आपके गलत आंसर्स भी आते हैं तो भी आपको फ़ायदा है कि ये ऑप्शंस आपके जो आपका जो आंसर है वो गलत यहीं पर आ रहा है, एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है। तो इसको डिकोड हम करेंगे कि आपके आंसर्स में आपकी प्रॉब्लम क्या आ रही है अभी, आपको प्रॉब्लम लिखना भी है, और बाकी आपके आंसर सही आ रहे हैं तो आप इस चीज़ को समझ जाएँगे कि आप सही ट्रैक पर हैं। और हमारा टारगेट क्या होगा? हमारा टारगेट होगा अगर 27 क्वेश्चन 2025 में सीसेट में आते हैं तो 25 क्वेश्चंस बिल्कुल राइट होने चाहिए 27 में से। 2 क्वेश्चन आपके गलत भी हो जाएँगे तो इतनी आपको माफ़ी है हमारी ओर से। तो सीसेट की समाधान जो सीरीज़ है आपकी, सीसेट कॉम्प्रिहेंशन सीरीज़, तो ये लगातार हमारी लगभग इतनी क्लासेस आएँगी जितनी में ये कवर हो जाएँगे आपको 2024, 23, 22, 21, 20। अगर ज़रूरत होगी, अगर आपकी डिमांड होगी तो हम क्या करेंगे, पूरे सीसेट पेपर को लेकर आएँगे एक आध बार, और चेक करेंगे कि कौन से सीसेट के जो रीजनिंग वाला पार्ट है वो, और जो मैथ्स का पार्ट है वो, उनके कौन से क्वेश्चंस थे जो कि बिना अच्छे मैथ्स को जाने हुए भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से, एक बेसिक माइंड से आप उनको सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास से, या तो आपकी जीएस की क्लास होगी अब, या हो सकता है आपकी सीसेट की क्लास आए।